गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रीलिम्स 2023 और 24 जो आप दे चुके हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं और वो आने वाला जो प्रीलिम्स है उसमें हम कैसे थोड़े चेंजेस ला सकते हैं ताकि जो है हमारा प्रीलिम्स बेहतर हो पाए। अगर मैं 23 या 2023 जैसे हम सब जानते हैं कि वो प्रीवियस सिलेबस के बेस पे वो एग्ज़ाम हुआ था, बट जो 2024 का जो प्रीलिम्स था इट वाज द फर्स्ट प्रीलिम्स जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग था। हेंस दोनों को ही बेस बना के हम ट्राई करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि MPPSC के जो पेपर्स बनाने वाले लोग होते हैं उनकी अप्रोच क्या होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ऐसे कौन से गेस वर्क्स हैं जहाँ पर हम स्मार्टली शायद हो सकता है थोड़ा आउटप्ले कर जाएं, ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो हमें कभी मिस नहीं करने, या ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमेशा अवॉइड करनी है। तो ये वाला जो सेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ताकि आप वो जो 60s और 70s की जो स्टेज है आप उस पर अटके ना रहें और आप प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो ईजिली क्रॉस कर पाएँ। अगर मैं अगर मैं सारे यूनिट्स की बात करती हूँ तो हम सबको पता है कि हमारे पास यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक हमारा सिलेबस डिवाइडेड है और उस डिवीज़न में भी हमारे पास बहुत ही डिटेल्ड डिवीज़न है कंटेंट्स का। इन यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक हमें कौन सी बातों पे ध्यान रखना है या फिर हम कौन सी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अप्रोच। यहाँ अप्रोच का मतलब क्या है? यहाँ अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि हम इन यूनिट्स को पढ़ना कैसे है, यहाँ पर अप्रोच का मतलब ये है कि हमें इन यूनिट्स को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करते टाइम हमारे माइंड में क्या थॉट्स आने चाहिए और जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या चीज़ें चलनी चाहिए। तो दैट इज़ यहाँ पर वो अप्रोच का यहाँ पर मतलब है। दूसरा है हमारा रिवीजन मॉड्यूल कैसा होना चाहिए। ये जो टाइम है ये रिवीजन का टाइम है, ये वो टाइम नहीं है जहाँ हम न्यू सोर्सेस को ऐड कर पाएँ या कुछ कर पाएँ, तो ये रिवीजन का टाइम है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिवाइज थिंग्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक ट्रेंड्स क्या रहे हैं। ट्रेंड्स का मतलब है वो स्पेसिफिक ऐसे सेक्शंस जहाँ PSC हमेशा क्वेश्चंस पूछता ही है, क्योंकि आप ये चीज़ ज़रूर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि 40 to 50% ऑफ द क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, एक सीरियस एस्पिरेंट सॉल्व कर सकता है। सो उसी बेसिस पे हम ये ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे और आप इन ट्रेंड्स के बेसिस पे ये देख सकते हैं कि कहीं आपने कुछ मिस आउट तो नहीं कर दिया है। इसके बाद हम और चीज़ थ्रू क्वेश्चंस हम देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज़ अ स्मार्ट गेस वर्क। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को यूज़ करूँगी और क्वेश्चंस को यूज़ करके आपको बताऊँगी कि यहाँ पर आपने वो क्वेश्चंस को कैसे सही कर लिया होता अगर आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ पर करा होता तो। ठीक है। एंड लास्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। सो हम इन सारे डायमेंशंस पे बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में। चलिए हम अब यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जैसे हमें पता है ये हिस्ट्री के बारे में है और वो भी इंडिया की हिस्ट्री। इसमें हिस्ट्री है, इसमें कल्चर का कुछ पार्ट है, ये सब चीज़ें हैं। अगर मैं यूनिट 1 आज के टाइम पे जब मेरा जो एग्ज़ाम है वो 2-3 दिन बाद है तो मुझे अगर यूनिट 1 को डील करना है तो व्हाट शुड बी माई प्रायोरिटी। मेरी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिविजन। सबसे पहली जो चीज़ होनी चाहिए मेरे रिवीजन में दैट शुड बी मॉडर्न इंडिया। उसका रीज़न क्या है मैं बताऊंगी आपको। मॉडर्न इंडिया से अगर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, सिंस आपके सिलेबस में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स
नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, एंड अगर एक और हम यहाँ पर ऐड कर लें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये एक्सप्लिसिटली लिखा है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं विच कैन बी इजीली अटेम्प्टेड। एंशंट में विच द एंशंट स्पेसिफिकली जो नया अभी इस टाइम ऐड हुआ है, न्यू कंटेंट जो ऐड हुआ है आइडियाज एंड कंसेप्ट वाला, ये थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। डाइसी इन टर्म्स ऑफ कि हमने इसको अच्छे से कवर किया है कि नहीं करा है, और दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पर लो ऑन कॉन्फिडेंस है। तो हम इसलिए रिवीजन जब करेंगे, जो हमारी अप्रोच रहेगी वो पहली रहेगी कि हमें मॉडर्न इंडिया को अच्छे से करना है। मॉडर्न इंडिया को करने का तरीका भी एक अच्छा है कि आप मॉडर्न इंडिया में टाइमलाइन बनाइए। टाइमलाइन का मतलब क्या है, आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। आप 1764 बैटल ऑफ बक्सर से लेके 1957 तक 1947 तक आप एक टाइमलाइन बना सकते हैं, और इस टाइमलाइन में आप सारे इवेंट्स को यहाँ पर रखिए। सारे इवेंट्स में क्या क्या आता है, 1764 में हमें पता है बैटल ऑफ बक्सर है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं 1761 का, 61 तो पहले हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो है 1800 या 1805 में आपका कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। ऐसे करते करते आपको जितने भी मेन इवेंट्स हैं उसको एक टाइमलाइन बना देना है, ठीक। और जब आप वो टाइमलाइन बना देंगे तो आपके वो क्वेश्चन मिस आउट नहीं होंगे जो पिछले अटेम्प्ट्स में हुए हैं। जैसे नादिर शाह ने इंडिया में इन्वेजन कब किया, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत हुआ, रीज़न बीन उनने ये फैक्ट्स को याद नहीं किया। तो अब जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को आप टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आप कभी मिस आउट नहीं करेंगे। ये फर्स्ट चीज़ है। सेकेंड चीज़, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो है उस पर एक्सट्रीमली फोकस आपको करना पड़ेगा। और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में भी अगर आप 2-3 ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे तो ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, इसके साथ साथ 2-3 और मेजर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले राजा राम मोहन रॉय पे क्वेश्चन आ चुका है, इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर पे क्वेश्चन आ चुका है, इसके बाद आपके केशव चंद्र सेन पे क्वेश्चंस हैं, पिछली बार एन जी चंडवरकर जो हैं उन पे क्वेश्चन, वो एक ऑप्शन में थे। तो ये जो सारे पर्सनालिटीज़ हैं, इनका जो मेन आपका बोल सकते हैं, इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है। तो आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में इसको भी पढ़ने का एक तरीका है। सबसे पहले आप इसको डिवाइड करिए कि बंगाल में कौन से रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस थी और मूवमेंट्स हुए, महाराष्ट्र में कौन से हुए, साउथ में कौन से हुए। फिर इनको फिर आप टाइम वाइज अरेंज करिए। फिर टाइम वाइज अरेंज करने के बाद हर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से कौन कौन एसोसिएटेड था, और क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन में आगे जाके टकराव हुआ है, पार्टीशन हुआ है, ब्रेक हुआ है। स्पेसिफिकली अब ब्रह्मो समाज की बात करें तो वहाँ पर 3-4 बार हुआ है। जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट सही होंगे। जो दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है गांधीयन एरा। जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है वो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है प्री गांधीयन एरा, दूसरा है पोस्ट गांधीयन एरा, जब गांधी जी की एंट्री हो जाती है इंडिया में 1915 में। जब 1950 में गांधी जी आते हैं तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सॉरी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन तीनों से ही क्वेश्चन आ चुके हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड। हमने ये देखा था कि अगस्त क्रांति कब हुई है, 2023 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये तीनों मूवमेंट्स वो पूछ चुके हैं। इससे पहले 2018 में चंपारण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो 2018 से लेके 2024 तक लगातार गांधी जी वॉज ऑन द सीन। एक जो मिस आउट अभी तक रहा है वो है गांधी जी का कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। हेंस आप जब ये वाला रिवाइज कर लें, इसके बाद ये वाला पार्ट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि टॉल्स्टॉय फार्म कब बना है, एंटी इमिग्रेशन एक्ट के विरुद्ध उनने कब सत्याग्रह लॉन्च किया, इमिग्रेशन एक्ट जो है उसके अगेंस्ट कब उन्हें सत्याग्रह लॉन्च किया। अब इसको ज़रूर देख लीजिएगा। प्री गांधीयन एरा की अगर जब हम बात करते हैं तो चाहे वो स्वराजस मूवमेंट हो, तिलक का कंट्रीब्यूशन हो, लाला लाजपत राय का कंट्रीब्यूशन हो,
यहाँ तक अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अब वो थोड़े से आइडियोलॉजी पे भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो यहाँ सिर्फ फैक्चुअल समझ के साथ साथ जो कंसेप्चुअल समझ है वो हमें ज़रूरी है इन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो प्री गांधीयन एंड पोस्ट गांधीयन एरा है, जिसको हम फ्रीडम स्ट्रगल में मानते हैं, इससे पहले का अगर हम फेज देखते हैं करीबन 1700, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स 1707 से लेके आपका मान लीजिए 1764 मान सकते हैं या 1857 तक मान सकते हैं। तो 1707 से 1857 तक ये जो फेज है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज कैसे किया इंडिया को, कौन कौन से वो रिफॉर्म्स लेके आए, कौन से एक्ट्स लेके आए, कितने इन्वेजन्स हुए हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है इन टर्म्स ऑफ मराठा वॉर्स, ब्रिटिश मराठा वॉर्स हो गए, इसके साथ साथ आपके एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हो गए। इनके बारे में आपके पास एक टाइमलाइन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मैं फिर से रिपीट करूँ तो हम 1707 से 1857 तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर हम 1857 से आप बोल सकते हैं 1857 से 1905 या 1915 ले लीजिए, ये आपका जो प्री गांधीयन एरा है, आप इस पे फोकस करेंगे। एंड देन 1905 से लेके आपका 1915 से लेके 1947 तक जो पोस्ट गांधीयन एरा है, हम उस पे फोकस करेंगे। इन तीनों जो हमने स्टेजेस बनाई हैं, इनको पढ़ने का तरीका अलग है। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सेकेंड स्टेज पे हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और पर्सनालिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, थर्ड स्टेज पे हम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, इवेंट्स और आइडियोलॉजी, हम इन तीनों पे फोकस करेंगे। तो ऐसे करके आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ईजिली आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम यहाँ पर फोकस करते हैं आइडियाज़ एंड कंसेप्ट पे, आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स पे आपको पता होगा ये रिसेंटली ऐड हुआ है और यहाँ पर एंशिएंट इंडियन नॉलेज है, बोधिसत्व हो गए, तीर्थंकर्स हो गए। तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ करनी है, वो पहला है आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, उत्कर्ष का स्टडी मटेरियल है, किसी और पर्टिकुलर कोचिंग का स्टडी मटेरियल है, उसको पूरी तरीके से याद कर लीजिए। क्योंकि अगर आपसे तीर्थंकर से क्वेश्चन हुआ, 24 तीर्थंकर्स हैं, 24 तीर्थंकर्स के आपको सिंबल्स मिलेंगे, उनके एसोसिएटेड जो उनके साथ वो उनके साथ जो विमेन हैं वो जो रहेंगी, उनके भी आपको जो है नाम याद होने चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर्स आर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। सिमिलरली अगर हम बोधिसत्व की बात करेंगे तो बोधिसत्व जो है उनके नाम का मतलब क्या है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी मुद्रा कौन सी है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ है, इसको सॉल्व करने का तरीका एक है, जो भी आपके पास मटेरियल है उसको मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवाइज करिए एंड देन उसके एमसीक्यूज सॉल्व करिए। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड हो वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गया, ये आइडियाज़ एंड कंसेप्ट की बात हुई। दूसरे पे अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर हमारा एंशिएंट और मिडिवल इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स रहे हैं, सोसाइटी रही है, इकोनॉमी रही है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर अपने सिलेबस, यहाँ पर अपने रिवीजन को ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए आप कोशिश ये करिए कि आप एंशिएंट में ज़्यादा जोर देंगे मौर्यास पे, गुप्तास पे, और आप अपने और मिडिवल में आप ज़्यादा जो फोकस करने वाले हैं वो इस पे विजयनगर पे करेंगे। आप मराठास को भी हम मिडिवल और प्री मॉडर्न मान सकते हैं। एंड देन मिडिवल में जो आपके मुस्लिम एम्पायर्स हैं, मुस्लिम एम्पायर्स में जो ट्रैवलर्स रहे हैं, ट्रैवलर्स और जो बुक्स लिखी गई हैं, ट्रैवलर्स, बुक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, आप इन पे फोकस करेंगे। यहाँ पर आपको जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वहाँ से बचना है। तो अगर मैं फिर से इसको समराइज करूँ, हमें हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री में एक आइडियाज़ एंड कंसेप्ट आपका चैप्टर है या पूरा एक यूनिट है। उस आइडियाज़ एंड कंसेप्ट में जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स लिखे गए हैं
आपको वो रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम वन रेफरेंस बुक। वो रेफरेंस बुक कोई सी भी हो सकती है, बट आपको ये इंश्योर करना है कि वो उसमें जो टॉपिक लिखा गया है, उस पर्टिकुलर सिलेबस में जो टॉपिक लिखा गया है, उसमें से आप कुछ भी मिस आउट ना करें। आप अपने लेवल से जितना कर सकते हैं आपको करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और उसके आप MCQ सॉल्व करिए। इसके साथ साथ एंशिएंट में आपको मौर्यास और गुप्तास, इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज पे ज़्यादा जोर देना है। पॉलिटिकल हिस्ट्री से आप बच सकते हैं। फिर हम जब मिडीवल में आते हैं तो मिडीवल में मुस्लिम एम्पायर्स जो हैं, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, उन दोनों में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज हो गई, और जो ट्रैवलर्स के अकाउंट रहे हैं, और उसमें भी वो ज़्यादातर यही पूछ रहे हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी है। तो हमें बुक्स पे फोकस करना है, ट्रैवलर्स पे फोकस करना है, और टर्मिनोलॉजीज पे हम फोकस कर सकते हैं। मिडीवल में ही हम विजयनगर एम्पायर पे फोकस करेंगे। उधर भी सिर्फ हमें जैसे बैटल ऑफ तलीकोटा का एक बार क्वेश्चन आ चुका था, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल देख लिया हमने, क्योंकि वो डाउनफॉल था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, इसलिए वो उनने क्वेश्चन पूछा वहाँ से। इस्टेब्लिशमेंट पूछ चुके हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर, अगेन बहुत बड़ा इवेंट था, इसलिए उन्होंने वहाँ से क्वेश्चन पूछा। लेकिन जो बीच बीच में जो उनकी जो वॉर्स चली हैं, उनकी जो एक दूसरे से जैसे बहमनी एम्पायर है, उसके साथ जो उनकी वॉर्स चली, वो हमारे काम का नहीं है। तो इसलिए हमें विजयनगर में एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो बुक्स अगर कुछ लिखी गई हैं तो वहाँ पर उस पर हम फोकस करेंगे। इसके साथ आएंगे हम मराठास पे। मराठास में जहाँ शिवाजी आते हैं, तो शिवाजी पे हमें थोड़ा सा ध्यान दे लेना है पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी, एंड देन शिवाजी से लेके आपके जितने भी आगे पेशवाज रहे हैं, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बोल लीजिए आप, बाजीराव जो उनकी जो दिल्ली कूच होती है, उसका ईयर कब था, उनने हैदराबाद के निज़ाम को कब हराया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद हम मॉडर्न पे आते हैं। मॉडर्न पे हमने 3 फेजेस में डिवाइड करके रखा है उसको, 1707 से 1857, देन 1857 से 1915 एंड 1915 से 1947। इसको हम करना कैसे है हमने आपको बता दिया ये वाली चीज़। और इसके बाद जो एक इवेंट बचता है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस से कभी क्वेश्चन आता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता, और अगर आ भी रहा है तो वो मर्जर से ही आ रहा है। जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में कितने मेंबर्स थे उसके बारे में पूछ सकते हैं, कौन सी प्रिंसली स्टेट में कौन था, रजवाड़ा कौन था, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ का जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है रिलेटिवली कम है। जो लास्ट इस पर्टिकुलर यूनिट में टॉपिक है वो है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर से एक क्वेश्चन जैसे पिछली बार बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक के बारे में आया, तो यहाँ पर आप बुक्स जो हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना चाहिए। जो चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, जैसे आपके इसमें लिटरेचर मेंशन्ड है, आपके इसमें फेस्टिवल्स मेंशन्ड है, तो आप ये देख लीजिए कौन से स्टेट में कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं। और लास्ट आपके आर्ट फॉर्म्स हैं, तो आर्ट फॉर्म्स में भी मेजर देख लीजिए, कथकली कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं बस आप ये देख लीजिए। अगर आप ये कर लेंगे तो आप बोल सकते हैं यू कैन बी कॉन्फिडेंट इनफ इन स्कोरिंग एटलीस्ट 9 और 8 आउट ऑफ 10 इन दिस सेक्शन। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर यूनिट में है। उसका रीज़न ये है कि उनको ब्रेक डाउन करना नहीं आ रहा। जब आप ब्रेक डाउन कर देंगे तो ये जो है यूनिट उतनी आपको टफ नहीं लगेगी। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक। एक क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे, जैसे मैंने बोला था नेशनल मूवमेंट पे अब आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहा है, उनकी डिमांड्स पे क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर आ गया कि नेशनल मूवमेंट में कौन सी डिमांड नहीं थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बड़ी, जैसे सपोजिंगली आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पर स्मार्ट वर्क चलेगा। अगर आप चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, इनमें से सी ऑप्शन और डी ऑप्शंस देखिए, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यूनिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, आपस में ही ये ऑपोजिट है। तो या तो ये दोनों में से एक ही जो क्वेश्चन होगा, जो आपका ऑप्शन होगा वो ही सही होगा। क्योंकि आप सिंपल से देखिए, अगर ये सही हुआ तो ये गलत हो जाएगा, और अगर ये सही हुआ तो ये गलत हो जाएगा। दोनों सही हो ही नहीं सकते, तो और दोनों गलत भी नहीं हो सकते, इसलिए इन दोनों में से एक का सही होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज़ करना पड़ेगा, और सीधे हम जंप कर सकते थे आंसर सी और डी में, इधर सी सही है और डी सही है। अब हम यहाँ पर आपको फिर कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो पहले आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, और फिर आपने स्मार्टनेस के साथ फिर आपने कंसेप्ट लगाया।
अब क्वेश्चन ये है कि नेशनल मूवमेंट में इनमें से कौन सी डिमांड नहीं थी, कौन सी डिमांड नहीं थी? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यूनिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हम सबको पता है सेपरेशन ऑफ पावर में इंडिया बिलीव करता है, और वहाँ उस टाइम क्योंकि ये रेनेसा के बाद वाला जो टाइम है, यहाँ पर जो है सारे जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर वेस्टर्न एजुकेटेड, वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात हुई है। दे नेवर वांट कि यूनिफिकेशन हो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, हेंस दिस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमने किया क्या, हमने पहले स्मार्ट वर्क लगाया। स्मार्ट वर्क कैसे कि दो ऑप्शंस जो आपस में अपोजिट हैं, जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है, उसके बाद हमें लगाना है कंसेप्ट। तो आप कम से कम 50-50 पे तो आप आ गए हैं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे बोला था कि ट्रेंड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो गुप्तास जो हैं उन पे क्वेश्चंस हैं, मौर्यस के एडमिनिस्ट्रेटिव उस पे क्वेश्चंस हैं। तो इधर हम देख सकते हैं कि जो एमपीपीएससी है वो भी मौर्यस और गुप्तास पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसके बाद अगर अब यहाँ पर हम देखेंगे, सपोजिंगली ये क्वेश्चन हमें नहीं पता, आर्य मंजूश्री मूलकल्प क्या है हमें सपोजिंगली नहीं पता। यहाँ पर हम कैसे हमारी नॉलेज, जो थोड़ी सी नॉलेज है हमारे पास, हम उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि आर्य मंजूश्री मूलकल्प इनमें से किसको बिलोंग करती है, महायान, हीनयान, थेरावाद और वज्रयान। अगर आप उस पर्टिकुलर वर्ड को देखोगे, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, आप सिर्फ मंजूश्री को देखिए। अगर आपकी ठीक ठाक नॉलेज भी है हिस्ट्री की, तो आपको ये तो पता है कि मंजूश्री जो हैं वो एक बोधिसत्व हैं। तो जहां बोधिसत्व आए, आपका हीनयान तो वहीं कट जाएगा। बोधिसत्व आ गए तो आपका हीनयान कट जाएगा वहां से, और मंजूश्री बोधिसत्व कनेक्टेड कहां से है, महायान से। तो आंसर जो है इसका ए होगा। इसके साथ साथ क्योंकि आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बहुत ज्यादा वज्रयान की भी बात की गई है, इसलिए एमपीपीएससी ने दो आंसर्स माने थे, महायान भी माना और वज्रयान भी माना। यहाँ पर हमने किया क्या, वो पर्टिकुलर टर्म को ब्रेक डाउन किया। हिस्ट्री में आप कोई पर्टिकुलर टर्म को ब्रेक डाउन करके आंसर्स ला सकते हैं, बस यू हैव टू यूज योर लिमिटेड नॉलेज देयर। नेक्स्ट देखते हैं, हु अपॉइंटेड केशव चंद्र सेन एज द चीफ आचार्य ऑफ ब्रह्मो समाज। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज और आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। ठाकुर यहाँ पर मिसप्रिंट नहीं है, कभी कभार जो ब्रिटिशर्स होते थे वो टैगोर को ठाकुर लिख देते थे, तो यहाँ पर उन्होंने इसलिए देवेंद्रनाथ ठाकुर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि केशव चंद्र सेन को किसने अपॉइंट किया था। अब हमें ये पता है कि राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद ही देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया है, तो राजा राम मोहन रॉय कैन नॉट बी द आंसर। इसके बाद हमें यह भी पता है कि चंडवरकर, एनजी चंडवरकर एंड एमजी रानडे, ये दोनों प्रार्थना समाज से रिलेटेड हैं। तो आंसर बच क्या रहा है, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगर ये नहीं पता है आपको, बी और डी नहीं पता, आपको इतना तो पता हो सकता है कि ब्रह्मो समाज से सिर्फ दो ही रिलेटेड थे, एक ये रिलेटेड थे और आपके देवेंद्रनाथ टैगोर रिलेटेड थे, और राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर की एंट्री हुई है, हेंस देवेंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। बहुत टाइम से ब्रह्मो समाज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब साधारण ब्रह्मो समाज कब बना है आप वो भी देख लीजिएगा। केशव चंद्र सेन ने कौन कौन सी नेटिव इंडियन एसोसिएशन क्या केशव चंद्र सेन ने बनाई थी, ये देख लीजिएगा। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो केशव चंद्र सेन से रिलेटेड हैं, ब्रह्मो समाज से रिलेटेड हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा कब बनाई, ये आप देख लीजिएगा। तो ऐसे आप जो है किसी भी क्वेश्चन से आगे का ट्रेंड को आप एनालाइज कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन आया था जैसे मैंने बताया था गांधी जी की मूवमेंट से, तो उन्हें एक क्वेश्चन था कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में आए थे तो कौन सा मूवमेंट उस टाइम चल रहा था। अब जिसने बिपिन चंद्रा को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उन्हें बड़ा अच्छी स्टोरी बना के बताया है कि हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो इतना स्ट्रांग हुआ था कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आते हैं तो सारे शटर उनको डाउन मिले थे। तो ये जो चीज़ है, ये अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से कोई अच्छी रेफरेंस बुक से पढ़ा है तो आपको ये ज़रूर मालूम होता, और इसका आंसर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। यहाँ से ये भी पता चलता है कि गांधी जी के अभी तक जितने भी मूवमेंट्स रहे हैं, चंपारण से क्वेश्चन आ चुका है, मैं फिर से ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन आ चुका है, आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से क्वेश्चन आ चुका है, क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन आ चुका है। इन सब से क्वेश्चन आ चुके हैं। जो बचे क्वेश्चंस अब बचे हैं, जो चीज़ें बची हुई हैं, जो मूवमेंट्स बचे हैं, तो आप उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। और जैसे मैंने आपसे बोला, साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी का एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रदेश था, अगेन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन टर्म। यहाँ आपको ये हमने देखा है कि जो स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री में स्पेसिफिकली, वो थोड़े परेशान करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हम अपनी नॉलेज को कैसे यूज़ कर सकते थे, स्मार्टली हम कैसे यूज़ कर सकते थे, और ये वाले क्वेश्चन हम 50% सॉल्व कर सकते थे। हम 100% नहीं कर सकते थे, 50% इसको ज़रूर सॉल्व कर सकते थे। यहाँ एक स्टेटमेंट है बाय के.एम. पनिकर। के.एम. पनिकर बताइएगा कौन सी कमीशन के मेंबर थे। तो के.एम. पनिकर का स्टेटमेंट है, ही वॉज द फर्स्ट, फोकस इस पे करिए, डिप्लोमैट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट डिप्लोमैट ऑफ मॉडर्न इंडिया। डिप्लोमैट क्या होता है? डिप्लोमैट एक ऐसा ऑफिशियल है जो अपनी कंट्री, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है दूसरी कंट्री या स्टेट में। मतलब हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एम्बेसडर जैसा। एम्बेसडर होने के लिए ज़रूरी है कि दैट पर्सन शुड हैव बीन पॉलिटिकली एक्टिव, दैट पर्सन शुड हैव ट्रैवल्ड टू अनदर स्टेट। उनके जो फॉरेन स्टेट्स हैं उनसे कुछ रिलेशंस तो रहे होंगे। ये हमें चीज़ समझ में आ गई है। मतलब हम बोल सकते हैं जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस का कोई ऑफिसर काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं उसको। नाउ ये जो स्टेटमेंट है, ही वॉज द फर्स्ट, अच्छा ये भी फोकस करिए, फर्स्ट डिप्लोमैट ऑफ मॉडर्न इंडिया। हम जब ये चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हमें एक चीज़ लगेगी, बाल गंगाधर तिलक ने फॉरेन रिलेशंस में ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। उनका जो पूरा कंट्रीब्यूशन था, सिंस ही वाज अ रेडिकल, तो उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया तक रहा है। वो बाहर जब भी गए हैं, इधर उनको या तो वो अपने केस लड़ने गए हैं या तो उनको सजा मिली। अगेन लाला लाजपत राय यूएसए गए थे, लेकिन उनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। दोनों एक्सट्रीमिस्ट का कंट्रीब्यूशन फॉरेन पॉलिसीज में नहीं रहा। तो यहाँ पर हम 50-50% जो है उस पर आ चुके हैं। इधर इट इज दादा भाई नारोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। अगर मैं ये क्वेश्चन कर रही होती तो शायद मैंने दादा भाई नारोजी लगाया होता, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, बट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर हम कम से कम 50-50% पे तो आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यूज़ करने का मेरा मेन इंटेंशन जो था वो ये है कि आप हिस्ट्री में भी लॉजिक लगा सकते हैं। यू हैव टू लर्न दैट। नेक्स्ट आते हैं कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल लोकेटेड अमंग द केव टेम्पल्स। इनमें से कहाँ कैलाश टेम्पल है हमें सबको पता है, एलोरा में कैलाश टेम्पल है। अब हम ये सीखेंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आगे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। कैलाश टेम्पल एलोरा में है, अच्छी बात है। किसने बनाया, किसका पेट्रोनेज था, कौन सा केव नंबर पे है, एलोरा कौन सी हिल्स पे सिचुएटेड है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनी। तो ये तरीका होता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चंस को डेसिफर कर लेना या दूसरे क्वेश्चंस को बना लेना। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन के बिहाफ पे, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हमने इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिज़ाइन कर लिए। दिस इज़ अ टीचर्स माइंडसेट, ठीक है। जो भी क्वेश्चन, ये चीज़ समझिएगा, जब भी कोई टीचर पेपर बनाता है तो सबसे पहले दो चीज़ें करेगा, वो सिलेबस देखेगा, वो PYQs देखेगा। तो उनको जब PYQs में एलोरा दिख रहा है तो वहाँ से क्वेश्चन में उनके माइंड में ये चीज़ आएगी कि मैं इससे और क्या क्वेश्चन बना सकता हूँ। सिमिलरली आपको ये एलिफेंटा केव्स दिख रहा होगा। अब एलिफेंटा केव्स को, एलिफेंटा क्या, उसका ओरिजिनल नाम एलिफेंटा ही था। यहाँ पर आपको कान्हेरी केव्स दिख रहा है, तो कान्हेरी केव्स के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है, ये सिचुएटेड ही कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है दैट इज यूनिट 2। यूनिट 2 किससे डील करती है? यूनिट 2 डील करती है MP की हिस्ट्री एंड कल्चर। अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको MP हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एक स्टूडेंट जो गलतियां करता है वो है रिवीजन में। वो करते क्या हैं,
क्योंकि हमें पता है एमपी की रिच हिस्ट्री है, एमपी का रिच कल्चर है। तो अगर आपने एमपी की हिस्ट्री को एंशिएंट से पढ़ना शुरू करा तो आप वहाँ पर आपका जो माइंड है वो थक जाएगा, क्योंकि एंशिएंट एमपी की हिस्ट्री बड़ी है। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आप यहाँ पर जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, आप उसको ज़रूर पढ़िए। लेकिन जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज एसोसिएटेड हैं, क्योंकि उससे आज तक क्वेश्चन नहीं बना है, और अगर बनेगा तो वो या तो बहुत जनरल बनेगा या तो बहुत ही टफ बनेगा। तो अगर आप ऐसी स्टेज में हैं जहाँ पर आपको एमपी हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो मिथोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश है और जो एंशिएंट हिस्ट्री है पर से, थोड़ा आप उसको अवॉइड करिए और उसमें बहुत स्पेसिफिक जाइए। स्पेसिफिक कैसे जा सकते हैं? प्री हिस्टोरिक साइट्स पढ़िए, कौन से महाजनपदास हिस्ट्री में थे, और इसके बाद आप सीधे गुप्तास पे आ सकते हैं, गुप्तास एंड मौर्यास, द मौर्यास एंड गुप्तास, अदर वे अराउंड। बस इसके अलावा किसके कॉइन्स कहाँ मिले, मुझे नहीं लगता वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए आप एमपी हिस्ट्री जब आप पढ़ें तो आई वुड से रिवीजन जब आप शुरुआत करें तो फिर से मॉडर्न से करें। और मॉडर्न रिवीजन करना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत ही डिपार्टमेंटलाइज है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं एमपी में, तो आपको पता है यहाँ पर 1857, फिर इसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल एंड देन इंटीग्रेशन। ये जो तीनों हैं ये बहुत ही फ्रैगमेंटेड है, बहुत ही फ्रैगमेंटेड इन द सेंस अपने तीनों जो है ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, अलग अलग हैं, याद करना रिलेटिवली आसान है। इसमें भी आप एक ट्रिक जो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं रिवीजन में एक टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, वो है मैपिंग की टेक्निक। कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप सिंपल से यहाँ पर एमपी का मैप बनाइए, और आप 1857 के, अगर जैसे यहाँ आपको रानी लक्ष्मीबाई दिख रही हैं, यहाँ पर आपको सादत खान दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको शेख रमज़ान दिख रहे हैं, तो आप ऐसे करके रिवीजन बनाइए। अगर आपने एमपी का मैप यूज़ करा तो आपको रिवाइज करना आसान हो जाएगा। तो मॉडर्न एमपी की हिस्ट्री रिलेटिवली आसान है, ज़्यादा स्कोरिंग है, तो प्लीज़ फोकस उस पर ज़्यादा करिए रैदर देन फोकसिंग ऑन एंशिएंट और मिडीवल को तो आप बिल्कुल लेट ही रखिए। मिडीवल में भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पे आ रहे हैं, और ये वाला मॉन्यूमेंट कहाँ मिलता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे तो मिडीवल में भी आप ज़्यादा फोकस जो है वो मिडीवल में नहीं आएगा, अर्ली मिडीवल आप बोल सकते हैं, या फिर अर्ली मिडीवल में जैसे आपके चंदेलाज हैं तो आप चंदेलाज पे फोकस कर सकते हैं। बस वही पार्ट पे आपको फोकस करना है, और ज़्यादा आपको मिडीवल में उतना डेप्थ में नहीं जाना है। स्पेसिफिकली जो एम्पायर्स हैं, जैसे फारूकी एम्पायर हो गया, और जो आपके महमूद खिलजी वाला मांडू वाली सिविलाइजेशन, मांडू वाला जो कल्चर है वो आप नहीं टच करें, वहाँ से आप उस पर कल्चर पे फोकस करें, वो कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन पॉलिटिकली नहीं आया है। ये रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ मैं आपसे। एंशिएंट पे मैंने जैसे आपको बताया प्री हिस्टोरिक साइट्स पे ज़्यादा फोकस करिए, जो मिथोलॉजिकल है उस पर फोकस मत करिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे ज़्यादा मत जाइए एंशिएंट की, आप फोकस करिए जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, चालकोलिथिक साइट्स हैं, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। इसके बाद अगर हम देखें एमपी का कल्चर, एमपी के कल्चर में सफिशिएंट हमारे पास कंटेंट होता है, बस इस कंटेंट को रिवाइज करना वो एक टास्क है। अगेन इस कंटेंट को रिवाइज करने के लिए इट इज़ बेटर कि आप पूरे एमपी के जो रीजन्स हैं आप रीजन वाइज स्टडी करिए। रीजन वाइज आप स्टडी करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप नहीं होंगी और इजीली जो है आप पढ़ सकते हैं। अब रीजन वाइज स्टडी करने का मतलब क्या है? सपोजिंगली आपसे पूछा जा रहा है कि आपको पढ़ना है फोक डांस, फोक ड्रामा, फोक डांस, फोक ड्रामा, फोक म्यूज़िक अगर आपको पढ़ना है तो अगेन आप क्या करिए, अगेन आप मध्य प्रदेश का मैप बनाइए। बड़ा ही गंदा मैप बना है तो ठीक है, आप मध्य प्रदेश का मैप बनाइए।
इसके बाद सपोजिंगली आप पढ़ रहे हैं निमाड़, तो आप ये निमाड़ का रीजन बनाइए और यहाँ से आप स्टार्ट करिए। यहाँ ड्रामा कौन सा है, डांस कौन से, और फोक आर्ट कौन सी है। तो यहाँ पर भी आपको करना क्या है, आपको रीजन वाइज स्टडी करना है। रीजन वाइज स्टडी करने से आपका रिवीजन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देयर इज़ नो शॉर्टकट, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जाते हैं, मध्य प्रदेश में 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं। सिर्फ इतना याद कर लेना कि उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया था, अब उतना सफिशिएंट नहीं होगा। हमें इन डेप्थ जाके वहाँ पर क्या कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड हैं, कोई स्पेसिफिक म्यूजियम वहाँ पर स्टैब्लिश्ड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो पता ही होना चाहिए, तो वहाँ पर हमें फोकस करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जैसे इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन है, तो ट्राइबल पर्सनालिटीज़ को बिल्कुल आप अलग रख लीजिए, कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है कि कौन सा ट्राइबल पर्सनालिटी किस ईयर बॉर्न हुआ। ये जो ईयर को लेके जो पहले एमपीपीएससी के अंदर बड़ा एक उनके अंदर बहुत था कि भाई हमें ईयर पूछेंगे, अब वो नहीं पूछ रहे हैं। तो ईयर जो है आप थोड़ा सा उसको अवॉइड करिए, रादर आप फोकस करिए कि उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ रहा है, किस एरिया में रहा है और किस स्टेज पे रहा है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो ये है सीताराम कंवर एंड रघुनाथ सिंह, इस पे फोकस करिएगा आप। रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला, ये 2023 का क्वेश्चन है। और इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए एक 24 में जो क्वेश्चन आया था वो ये था, 24 का क्वेश्चन है कि रघुनाथ सिंह मंडलोई जो एक फ्रीडम फाइटर थे, वो कौन से ट्राइब को बिलोंग करते थे। 23 का ये क्वेश्चन था जो 24 में रिपीट हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये गलत हुआ। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और स्पेसिफिकली जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, वो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे मुकुल। मुकुल किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। 2018 में भी सुभद्रा कुमारी चौहान से क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, अब हम जितने भी लॉरेट्स की बात करते हैं जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश रिच है कल्चर में, जितने भी लॉरेट्स हैं, अब जब हम लॉरेट्स की बात करते हैं तो जितने भी लॉरेट्स हैं उनके इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो उनका लिटरेरी क्रिएशन क्या है ये हमें पढ़ना है। अभी तक नहीं पूछा गया है व्हेन दे वर बॉर्न, क्या क्या नहीं पूछा गया है मैं वो भी लिखते जा रही हूँ। उनका बर्थ ईयर नहीं पूछा गया है, बर्थ प्लेस जरूर पूछी गई है लेकिन बर्थ ईयर नहीं पूछा गया है। तो हमें उनके बारे में, इसलिए इतने सारे लॉरेट्स हैं, हम सबके बर्थ ईयर याद नहीं कर सकते और अभी तक आया भी नहीं है। तो आप ज़्यादा जो फोकस करिए वो उनके लिटरेरी क्रिएशंस पे करिए, रादर देन उनके बर्थ ईयर पे आप फोकस करें। इसके साथ साथ अभी तक क्वेश्चन जो नहीं आया है वो उन लोग को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं वो भी क्वेश्चन नहीं आया है। क्या किसी को पद्मश्री मिला हुआ है, कब मिला है, किसी को कोई नहीं पूछा, किसी ने कभी ये क्वेश्चन आया ही नहीं और हम उसको याद कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप अवॉइड कर सकते हैं कि उनका बर्थ ईयर क्या था, डेथ ईयर क्या था और उनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं, ये हम अवॉइड कर सकते हैं जब हम लॉरेट्स की बात करें। हमें क्या क्या याद करना है, हमें उनके लिटरेरी क्रिएशंस को याद करना है और किस डिस्ट्रिक्ट को वो बिलोंग करते थे और क्या उनके नाम से कोई अवार्ड लॉन्च हुआ है और उनका कोई फेस्टिवल जैसे माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ होता है। तो ये जो समारोह हो गए, अवार्ड्स हो गए, हमें उसको पढ़ लेना है। अवार्ड्स और उनके नाम से उन या फिर उनको करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए अगर कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है तो हमें उसको पढ़ लेना चाहिए। उनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक क्वेश्चन था कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्राण अर्पण और आत्मसर्ग किसके लिए लिखा था। ये क्वेश्चन था 2023 का, ये क्वेश्चन था। अब 25 में ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्राण अर्पण और आत्मसर्ग किसने लिखी है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि वो किसने लिखी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। बस ये बताने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, मैंने ये वाली जो स्लाइड है ये इंक्लूड की है। नेक्स्ट अब देखते हैं फिर से क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा दाशपुर इंस्क्रिप्शन है उसमें से इन दाशपुर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आप सीधे लास्ट में आइए। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज बाय भावभूति। 2022 में क्वेश्चन आया था कि दाशपुर इंस्क्रिप्शन किसने ऑथर किया है, उसका आंसर था वत्स भाटी। अगर आपको वो 22 का आंसर याद होगा तो आप सीधे डी पे आ जाएंगे और इसको एलिमिनेट कर देंगे एंड हेंस दिस इज द राइट क्वेश्चन। तो एमपी हिस्ट्री में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। अगेन एमपी में जो इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, अब सिंपल सी बात है क्योंकि एमपी की हिस्ट्री अगेन रिच है तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस आपने पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे इंस्क्रिप्शंस जिसका गूगल पे आपको या विकिपीडिया पे आपको नहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप उसकी डेप्थ में ज़्यादा मत जाइए। आप सोंदानी इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे इंदौर का एक ऑयल वाला इंस्क्रिप्शन है, मेरे ख्याल से स्कंदगुप्त का है वो। इसके बाद हमारे सागर में जो एरियन इंस्क्रिप्शंस हैं, इस पे आप ज़्यादा फोकस करिए और उस पर थोड़ी एक्स्ट्रा रिसर्च करिए, क्योंकि जैसे ये यशोधर्मन का सोंदानी इंस्क्रिप्शन का ऑथर क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं सिर्फ उन पे थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए। बाकी जो इंस्क्रिप्शंस है बस आपको पता होना चाहिए किस प्लेस पे है और किसने उसको इरेक्ट करवाए थे, इंस्क्राइब करवाया था। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में हम कैसे दिमाग लगा सकते हैं वो वाली बात आती है। पूछा गया है कि वराह मिहिर जो है उनका बर्थ प्लेस क्या है। अब हम सबको पता है वराह मिहिर जो है चंद्रगुप्त टू जो है उनके कोर्ट में थे। चंद्रगुप्त टू की जो एक कैपिटल थी वो उज्जैन थी। तो कहीं ना कहीं वराह मिहिर का जो जन्म है वो उज्जैन के आसपास होना चाहिए, और इन सारे ऑप्शन में जो कायथ है वो उज्जैन के पास है। यहाँ हमें नहीं पता होगा वराह मिहिर का जन्म कहाँ हुआ है, हमें नहीं पता होगा, लेकिन हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं क्योंकि वो उज्जैन में रहे हैं। ये लॉजिक का ही खेल है पूरा, यहाँ पर हम कोई हमारी नॉलेज का एक्सप्रेशन नहीं है, हमारी लॉजिक का खेल है। क्योंकि वो उज्जैन में रहे हैं, चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में रहे हैं, तो वो, और कायथ जो है वो उज्जैन के आसपास ही है, तो हेंस कायथ इज द प्लेस ऑफ वराह मिहिर। अब मैं अगर टीचर हूँ और मुझे इस क्वेश्चन को बेस बना के क्वेश्चंस और बनाने हैं, तो मैं पूछ सकती हूँ कि वराह मिहिर ने कौन सी बुक लिखी है। क्या ये एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, डॉक्टर थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, कौन थे। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है दैट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड तो अब हट गया है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश दोनों को मैं क्लब कर सकती हूँ, और यहाँ पर सिर्फ आपको दो चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज़, यू हैव टू स्टिक टू द सिलेबस। जो भी सिलेबस में लिखा है आपको उसको सेपरेट एंटिटी मानना है। जैसे कि अगर लिखा है कि हिल्स इन मध्य प्रदेश, तो आपको जितने भी हिल्स आपको पता है आपको उसको लिख लेना है और उसको फिर जोग्राफिकली अलाइन करना है मैप पे, क्योंकि ये आ सकता है कि अलाइनमेंट बताइए नॉर्थ से साउथ का या ईस्ट से वेस्ट का। तो ये अलाइनमेंट आपको पता होना चाहिए, वो कौन सी रेंज में आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जो भी पर्टिकुलर सिलेबस में जो भी पॉइंट लिखा है उसको आप बिल्कुल स्टैंड अलोन मानिए और अलग से बिल्कुल पढ़िए। अब जैसे हम इसमें रिवर्स की बात कर सकते हैं, दोनों में ही, इंडिया में भी और उसमें। तो रिवर्स की अभी तक लेंथ नहीं पूछी उनने। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो मध्य प्रदेश में बहुत सारे रिवर्स की लेंथ को याद कर रहे हैं, लेंथ नहीं पूछी है उनने। या फिर वो कितने डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है ये भी नहीं पूछी उनने। वो ये ज़रूर पूछ लेते हैं कितने स्टेट में उसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो स्प्रेड है। तो रिवर्स में हमें लेंथ पता होनी चाहिए, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स बट इन कंपैरेटिवली हमें पता होना चाहिए कि गोदावरी बड़ी है कि कावेरी, कृष्णा बड़ी है कि तुंगभद्रा, हमें ये पता होना चाहिए। हमें बस उनका अरेंजमेंट पता होना चाहिए। इसके बाद ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड माइंड ओवर देयर। इसके बाद उनका ड्रेनेज बेसिन, मतलब कितने स्टेट्स को वो होके निकलती हैं, और यहाँ पर जो बोल सकते हैं उनका ओरिजिन और उनका फॉल, ये हमें रिवर्स को लेके पता होना चाहिए। माउंटेन्स में भी हमें जैसे इंडिया के माउंटेन्स हैं तो हमें उनको थोड़ा अरेंजमेंट पता होना चाहिए। उनकी लेंथ एब्सोल्यूट में नहीं पता होनी चाहिए, रिलेटिवली पता होनी चाहिए। हिल्स का अरेंजमेंट देख लीजिए भाई, ईस्टर्न घाट्स में कौन सी हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट्स में कौन सी हिल्स हैं, आप उसका अरेंजमेंट देख लीजिए। इसके बाद अगर हम और चीज़ देखें यहाँ पर,
तो ज्योग्राफी में मिनरल्स पे रैंकिंग और लोकेशन बहुत पूछ रहे हैं और रैंकिंग पूछ रहे हैं। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जहां पर मिनरल्स का यूसेज या मिनरल्स की ओर्स पूछी गई हैं। क्रॉप्स में भी, जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स में अगेन रैंक पूछी गई है, क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं पूछे गए हैं, तो आप उस पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं। रैंक्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्रॉप्स पे भी। इसके बाद फॉरेस्ट पे क्वेश्चन उनने सिर्फ पूछा जो है अभी तक वो पूछा है इनका डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो क्लाइमेटिक कंडीशंस या जोग्राफिकल कंडीशंस की ज़रूरत होती है किसी पर्टिकुलर टाइप के पर्टिकुलर टाइप के फॉरेस्ट को बनने के लिए, वो अभी तक नहीं पूछी गई है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो मिस आउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो है सेंसस 2011। सेंसस गलत हुआ तो पाप कर दिया आप, ये मान लीजिए। सेंसस गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हो या वो मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से हो। सेंसस को आपको A to Z याद करना है। मल्टीपल सोर्सेज आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर सोर्स सफिशिएंट नहीं है। अगर आपकी बुक में सब कुछ लिखा है तो वेल एंड गुड, लेकिन उसके बाद भी सेंसस पे आप MCQs आप ज़रूर पढ़िए फ्रॉम यूट्यूब में बहुत अच्छे चैनल्स हैं कुछ जहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं जस्ट टू गो थ्रू इट। तो आप सेंसस को मिस आउट मत करिएगा गलती से भी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कहा था कि मिनरल से रिलेटेड लोकेशंस पूछ रहे हैं वो। एक चीज़ यहाँ पर जैसे ये वाला देखते हैं, द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप अंडरग्राउंड हीट। ये सपोजिंगली नहीं पता, ये पता नहीं, हमें ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ है, एक ट्रेंड है पता, ये MPPSC में देखा गया है कि जिसका आंसर नहीं है उसका आंसर USA है। ये अटेम्प्ट मैंने शायद नहीं दिया था, मुझे याद नहीं है। ये क्वेश्चन 23 का ही है जितना अभी मुझे समझ में आ रहा है। मैंने जैसे ही देखा, आई डिड नॉट नो द आंसर, मैंने सोचा USA ही होगा क्योंकि उनको प्यार है USA से, आंसर USA निकला। तो जब कुछ नहीं पता हो, ये दो मैं बड़े अजीब से ये वो हैं, जब कुछ नहीं पता हो तो USA मारी है, जब कुछ नहीं पता हो तो गोंड मारी है। ये दोनों कभी कभी ये तुक्का चल जाता है, कभी कभी ये तुक्का चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन सेंसस पे देख लीजिए, गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और अब सेंसस पे ऐसा नहीं आ रहा है कि भाई इसकी डेंसिटी कितनी आप ये बताइए, फर्स्ट रैंक इसकी नहीं बताइए, वो अब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछना शुरू कर चुके हैं, तो वो इन डेप्थ जा रहे हैं। तो सेंसस को प्लीज बार बार रिवाइज करिए, सेंसस गलत नहीं हो सकता आपका। यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में सिर्फ फैक्ट नहीं आ रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं कि ऐसी कौन सी लेयर है जहां पर सारे क्लाइमेट और वेदर चेंजेस होते हैं। हमें ये पता है, इसका आंसर क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। तो कंसेप्चुअल भी हमें सिर्फ ये याद नहीं करना, ये SSC एग्जाम नहीं है कि हम ये याद कर लें कि कौन सी लेक कहाँ सिचुएटेड है, कौन सी रिवर कहाँ है। हमें कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। कंसेप्चुअल नॉलेज और कहाँ काम आने वाली है, यहाँ करंट अफेयर्स काम आया आपका। गाजा स्ट्रिप, हमें पता था कि गाजा में वॉर चल रही है, तो गाजा स्ट्रिप किस सी के बिल्कुल क्लोज में है, इसका आंसर हमें पता है, मेडिटेरियन सी। ऑल्दो ये अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, बाहर हो गया, तो होपफुली ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। यस, फिर से देखते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ये आ गए हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस, क्लाइमेट रिलेटेड मध्य प्रदेश में स्टेटमेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बिना कुछ सोचे सबसे पहले मध्य प्रदेश का आप बनाइए मैप। मध्य प्रदेश का जैसे आपने मैप बना दिया, इसके बाद अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज ट्रॉपिकल, ठीक है। द स्टेट कम्स अंडर मॉनसून क्लाइमेट, ओके। टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट। ये दोनों खुद में ही, पहले ट्रॉपिक आता है फिर टेम्परेट आता है, इतना तो पता होना चाहिए। हमें पता है कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रहा है, तो हमारा सदर्न पार्ट टेम्परेट कैसे हो सकता है? तो सही आंसर क्या हो गया, सी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हों, वो रेनफॉल से रिलेटेड हों, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए और आपको ये मैपिंग का यूज़ करना पड़ेगा, वरना क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट होता है, हम थोड़ा नर्वस भी होते हैं, तो क्वेश्चन हम गलत कर सकते हैं। अब ये अगेन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इजी दिखेगा, लेकिन जिसको नहीं लग रहा है उसके लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं मिलता? ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, सब ह्यूमिड हिली फॉरेस्ट,
थॉर्नी फॉरेस्ट और अल्पाइन। एल्पाइन जहाँ एल्पाइन आ गया पाइन ट्री, आप वो याद कर लीजिए। एल्पाइन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ट्रीज हैं, माउंटेन्स का है, थोड़ी थोड़ी स्नो है, तो भैया वो मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता। आंसर हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश फ्लोज इन 3 स्टेट। जैसे मैंने कहा था डिस्ट्रिक्ट्स में कहाँ कहाँ फ्लो कर रही है अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हाँ स्टेट्स में कौन सा ड्रेनेज बेसिन है ये पूछा गया है। कितने स्टेट्स में ड्रेनेज है ये पूछा गया है। अगेन ब्लैक सॉइल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है और ब्लैक सॉइल उनका फेवरेट है। 24 में भी ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन है, 23 में ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन है, 22 में ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट माइंड और थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा लगेगा कि इनमें से कौन सा इज नॉट करेक्ट पूछा है। सबसे पहले यस, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें जहां नॉट करेक्ट आए उसको पहले ही अंडरलाइन कर लीजिए, वरना आप मिस्टेक कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है मिस्टेक करने की। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, बिल्कुल सही है, इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ये भी पता ही होगा। ब्लैक सॉइल इज, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर, ठीक है भाई, हैज हाई सैंड कंटेंट। अब एक चीज बताइए, अगर किसी पर्टिकुलर चीज में सैंड है और उसमें पानी डाल दो तो वो तो सैंड से छन के नीचे चले जाएगी, उसके अंदर कैसे बचा? वो पानी तो बचेगा ही नहीं ना, रिटेन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सैंड जो है वो ऑब्जॉर्व करके नीचे कर देता है। ऑप्शन ये जो सी है ये गलत हो जाता है। ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर कंसेप्चुअल नॉलेज हमें लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अगेन सेंसस मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में। ओके, एक आपके इसमें सिलेबस में मेंशन्ड है साइक्लोन्स। अब ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, साइक्लोन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। साइक्लोन से वैसे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में डिफरेंस क्या है, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन दे आर फोकसिंग ऑन द पोजिशनिंग कि अरेबियन सी में आया था कि बे ऑफ बंगाल में आया था, पोजीशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन बन सकता है वो नेमिंग पे बन सकता है कि भाई ये पर्टिकुलर साइक्लोन आया था, इसका नाम ये था, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। इसलिए 2024 2023 में जितने भी साइक्लोन्स आए हैं और उसको डिवाइड करिए कि अरेबियन सी में कौन सा आया, बे ऑफ बंगाल में कौन सा आया है और उनकी नेमिंग किस कंट्री ने की है, उसका मतलब क्या है। तो ऐसे ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो सकता है। एक और तरीका, एक और जो इसमें डायमेंशनल ओपनिंग हो सकती है कि साइक्लोन से ही वार्निंग देने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन इंडिया में बना हुआ है। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा प्लीज़ इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट अगेन सेंसस। माउंटेन पीक्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे मैंने आपको बताया था जो हाइट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, बस डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में स्पेसिफिक एब्सोल्यूट हाइट सिर्फ जो हाईएस्ट है उसकी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जहां पर आपका कंसेप्ट लगेगा पूरी तरीके से। जो क्लाइमेटिक फिनोमिना है, जो आपका क्लाइमेटिक फिनोमिना जो आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शन में मेंशन्ड है, प्लीज़ उसको फैक्चुअल याद मत करिएगा, यहाँ कंसेप्ट लगेगा आपका। और कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए, बहुत अच्छे वीडियोस से आपको ये एल नीनो का कंसेप्ट, सदर्न ऑक्सीलेशन का कंसेप्ट, इंडियन ओशन डायपोल आईओडी जिसको कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये आपको बहुत आसानी से समझ आ सकते हैं। इसमें रिस्क मत लीजिएगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो ये बहुत ईजी टू क्रैक हो जाएगा और एल्स आप ये गलत करके आएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आप अगेन स्मार्ट वर्क, ये क्वेश्चन है कि रॉक फॉस्फेट कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मुझे एज अ नॉन साइंस स्टूडेंट मुझे नहीं पता रॉक फॉस्फेट की प्रॉपर्टीज़ कितनी होती हैं, कैसी होती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसमें हम NPK बड़ा यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जैसे ही फॉस्फोरस आया और मुझे यहाँ फॉस्फेट दिखा तो यहाँ से मुझे समझ में आ सकता है कि भाई इन चारों मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ फॉस्फोरस है और यहाँ फॉस्फेट है, इसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पर होती तो आई वुड हैव गॉन फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। रीज़न बीन मुझे फॉस्फोरस और फॉस्फेट के बीच में एक बोल सकते हो एक रिलेशन समझ में आ चुका है और मैंने अपना यहाँ पर स्मार्ट वर्क यूज़ कर लिया।
नेक्स्ट ये अगेन मैपिंग वाला आपका क्वेश्चन है और उसमें आपको मध्य प्रदेश में जो क्लाइमेट है, मॉनसून्स हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए भी यू हैव टू मेक अ मैप ऑफ मध्य प्रदेश एंड देन यू हैव टू ड्रॉ कि भाई चलिए फिर से बना ही लेते हैं मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश का मैप बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है द साउथ ईस्टर्न पार्ट, तो साउथ ईस्टर्न पार्ट ये हो गया। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ऑफ ब्रांच। अरेबियन सी ऑफ ब्रांच हमें पता है कि यहाँ आपका जो महाराष्ट्र वाला प्लेट्यू तो उससे यहाँ स्ट्रेट निकल जाता है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच हमें पता है कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ से, इसको अज्यूम करिए इंडियन ओशन है, यहाँ आपके वो म्यांमार वाले माउंटेन्स और वो ऐसे करके इंडिया की तरफ आती है और हमें यहीं से यही वाले एरिया से बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, जहाँ यहाँ पर पचमढ़ी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ पर हमें रेनफॉल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून। अगेन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम उस प्रेशर मोमेंट पे गलत ना कर दें, बस इसलिए ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है दैट इज यूनिट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड एमपी, आपका यूनिट 5। अगर हम यूनिट 5 की बात करते हैं तो इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, बड़े बेसिक क्वेश्चंस भी हैं। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अब पॉलिटी में ज़्यादा आ गए हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कंसेप्चुअल क्वेश्चंस? कंसेप्चुअल क्वेश्चन से मतलब है जहाँ पर आपके पास इन डेप्थ नॉलेज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड या पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। इन डेप्थ नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगी? इन डेप्थ नॉलेज हमें लक्ष्मीकांत जैसी बुक पढ़ के ही मिल सकती है। यहाँ पर आपकी जो नॉर्मल रिविजनरी बुक्स होती हैं हम यहाँ पर वो यूज़ नहीं कर सकते, हमें लक्ष्मीकांत को यूज़ करना पड़ेगा और एल्स आपके जो ऑप्शंस हैं वो गलत आएंगे। रीज़न बीइंग जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं यहाँ पर स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और जब जहाँ स्टेटमेंट्स आते हैं वह प्रोबेबिलिटी गलत करने की ज़्यादा होती है क्योंकि आपकी अगर लिमिटेड नॉलेज हो तो। और दूसरा जो आपका है वो बड़ी बेसिक नॉलेज आ जाती है जहाँ पर सिर्फ आपसे बेसिक नॉलेज के तहत आपसे या तो वो शेड्यूल पूछ लेंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फैक्ट पूछ लेंगे या फिर आपसे कोई आर्टिकल्स पूछ लेंगे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस कहाँ आपका कंसेप्ट लगा है, कहाँ आपका बेसिक नॉलेज लगी है। तो नेक्स्ट अब ये देखिए प्रेसिडेंट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली। यहाँ पर मेरा एक और रिकमेंडेशन है, जब आप पॉलिटी का सिलेबस देखें, पॉलिटी के सिलेबस में जो पॉइंट्स लिखे हैं, चाहे वो फेडरलिज्म कुछ लिखा हो, पार्लियामेंट लिखा हो, प्रेसिडेंट लिखा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस लिखा हो, स्टैट्यूटरी कमीशंस लिखा हो, जो भी सिलेबस में लिखा है प्लीज़ उसको वर्ड टू वर्ड पढ़िए। जो नहीं लिखा आप उसको स्किप कर दीजिए आप, क्योंकि आप लक्ष्मीकांत इस टाइम पे पूरी तरीके से रिवाइज नहीं कर सकते। अगर कोई सा पार्ट आपका लक्ष्मीकांत का मिस हुआ है जो सिलेबस में मेंशन है तो प्लीज़ आप उसको पढ़ लीजिए। बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन इंक्लूड कंसिस्ट ऑफ पूछा गया है। अब बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से यहाँ पर प्रेसिडेंट को पढ़ा हो और उनके आर्टिकल को पढ़ा हो। अब यहाँ से इलेक्टोरल कॉलेज पूछा गया है, हो सकता है आपसे पूछ ले इलेक्टोरल कॉलेज जो है कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु डिसाइड्स वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट। अगेन आपको लगेगा इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि मनी बिल कौन बोलता है, कौन उसमें साइन करता है इट इज़ अ मनी बिल। क्या स्पीकर करते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर करते हैं, क्या प्रेसिडेंट करते हैं? यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है उन लोगों के लिए जिनके कंसेप्ट थोड़े से वीक होते हैं। यहाँ से अगेन क्वेश्चन बनाना, तो क्या क्वेश्चन बना सकते हैं कि मनी बिल में 109 और 110 क्या डिफरेंस हो दोनों के बीच में, एक यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, हम अभी तक क्या करते आए हैं, फंडामेंटल राइट्स के हमने सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए, हमने डीपीएसपीस के सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए, बट इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी और उसकी जो पूरा हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट रहा, हमने अगर वो लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ा तो ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। हेंस अब थोड़ा सा डीप में जाके आपने फंडामेंटल राइट्स याद कर लिए, समझ लिए, बहुत अच्छी बात है, आपने डीपीएसपी याद कर लिया, अच्छी बात है, बट इन दोनों के बीच में जो टसल चली है उसको भी आपको अब अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और कुछ नहीं है, 4-5 केसेस हैं, बस उसकी टाइमलाइन बनाइए, उनके जो माइन्यूट्स हो सकते हैं वो लिख लीजिए और ये आपका चैप्टर जो है ये क्लोज हो जाएगा। तो इसको मिस मत करिएगा। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन टफ लगा था, गलत करके आए थे,
और वो सिर्फ क्योंकि आर्टिकल याद करके गए थे। तो हमें ये समझना है कि पॉलिटी में कंसेप्चुअल नॉलेज का टेस्ट हो रहा है। इसके बाद चलिए अगेन कंसेप्चुअल नॉलेज वाली बात आती है। आप फर्स्ट इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आप फर्स्ट ऑप्शन ही देखेंगे, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स द मैटर इज डिसाइडेड बाय द लॉ कमीशन। अब बच्चा पहली बात तो इतनी सारी अंग्रेजी और इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देख के थक जाएगा। एमपीपीएससी का स्टूडेंट वन लाइनर्स के लिए फेमस है हम लोग, लेकिन यहाँ उनको इशू हो सकता है। और जैसे मैंने बोला है, पढ़ने में आसान लग रहा है, अभी पढ़ाने में आसान लग रहा है, लेकिन उस मोमेंट पे जो हमारे माइंड के अंदर टसल मची होती है, हसल होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है। तो हमें पता है कि जब भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है वो फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोई मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं जाती। बट यहाँ से एक चैनल क्वेश्चन का ओपन हो गया है, दैट इज लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, क्या स्टैट्यूटरी है, कितने साल का होता है, अभी रिसेंट में लॉ कमीशन बना है, उससे हेड कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अमेंडमेंट्स, हम अभी तक सारे अमेंडमेंट्स पढ़ लेते हैं, 106 अमेंडमेंट्स तक पढ़ लिए, लेकिन यहाँ बड़ा प्यारा क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट होगा इनमें से जहां पर स्टेट का रेटिफिकेशन की जरूरत है। इसका आंसर 279A है, क्योंकि ये जीएसटी काउंसिल है। अब देखिए यहाँ से जीएसटी काउंसिल के बारे में पता चल गया, तो प्लीज थोड़ा सा जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ लिए। जीएसटी काउंसिल कौन अपॉइंट करता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, हेड कौन होता है इसका, ये सब इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अमेंडमेंट्स को बस आप रेस्ट्रिक्ट उसमें मत करिए कि 106 अमेंडमेंट होते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में आप पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सपोजिंगली आप एडवोकेट जनरल भूल चुके हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए। एडवोकेट जनरल के बारे में एक क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है और कौन सा गलत है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं कि एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द कैबिनेट। अब थोड़ा हमें ये पता है कि एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, एंड गवर्नर जो है वो हायरार्की में कैबिनेट से तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो जिसने अपॉइंट किया है उससे लोअर अथॉरिटी के पास अगर पावर हो वो पर्टिकुलर पर्सन को हटाने की, तो ये तो इनकी इंसल्ट हो गई ना, ऑफिशियल इंसल्ट हो गई। तो जो अथॉरिटी अपॉइंट करेगी या तो वो हटा सकती है या तो उससे ऊपर वाली अथॉरिटी हटा सकती है, उससे नीचे वाली अथॉरिटी नहीं हटा सकती, वरना ये तो एक ऑफिशियल ब्रीच हो चुका होगा। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा कंसेप्ट लगाते हैं अगेन, तो ये पता चल जाता है ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, तो होपफुली आपको पॉलिटी में समझ में आ रहा होगा। आपको फैक्ट्स तो याद करने हैं, आपको आर्टिकल्स तो याद करने हैं, बट उसके साथ साथ यू हैव टू गेट एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द टॉपिक एज वेल। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर लीजिए और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 6 में, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है स्टूडेंट्स को। इस यूनिट 6 में हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश की हमारे यहाँ पर ये यूनिट है। इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो आपको कुछ सोर्सेज आप मिस नहीं कर सकते। इंडियन एंड एमपी इकोनॉमी, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सोर्सेज हैं जो आप मिस नहीं कर सकते। एक तो है एमपी का इकोनॉमिक सर्वे। एमपी का इकोनॉमिक सर्वे अभी 23-24 का आया होगा, और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, वो आया है 2024 एंड 25 का। अब इन दोनों में भी आपको ऐसा नहीं कि पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, नहीं, जो भी आपके सिलेबस में पॉइंट्स मेंशन्ड हैं उसको आप एक बार रीड कर सकते हैं, और इसमें भी आपको 90% फोकस एमपी वाले में करना है। आप एग्रीकल्चर का स्टेट क्या है, इंडस्ट्रीज का स्टेट क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेंगी। तो यूनिट 6 की जब हम बात करते हैं, अगर हम मध्य प्रदेश से स्टार्ट करें तो अगेन यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है यहाँ पर दी हुई है। एमपी में अगर हम इसको समअप करें, पहले तो पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो पॉपुलेशन अगेन आपका सेंसस आ गया। फिर यहाँ पर आपका स्किल है, हेल्थ है और एजुकेशन है। स्किल, हेल्थ, एजुकेशन। स्किल, हेल्थ, एजुकेशन में आपको स्कीम्स याद करनी है।
एक जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है अभी ये कि पहले स्कीम्स के सिर्फ ईयर पूछे जाते थे, अब स्कीम्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं। और स्टेटमेंट भी कैसे आ रहे हैं कि भाई स्कीम लॉन्च कब हुई है, स्कीम में अगर कोई एंटाइटलमेंट है तो एंटाइटलमेंट कितने हज़ार रुपए का है, 10,000 का है, 20,000 का है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च कर रही है, मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो कौन सा डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो स्कीम्स जो हैं अब उसको आप थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़िए। इसके साथ साथ स्कीम्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर सकते हैं हम कि कौन सा, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा गया है कि सपोजिंगली फैशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ स्किल्स पे भी हमने देखा है कि हम स्कीम्स लिख सकते हैं। हेल्थ में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 को एक बार देख लेना है, आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है इसमें। तो स्कीम्स में ये वाला चीज़ हो जाएगी, पॉपुलेशन में ये वाली चीज़ हो जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर SDG वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। SDG वाले में आपको 17 SDGs याद कर लेने हैं और इसका एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेनी है SDG की, कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और SDG में क्या डिफरेंस था, तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लीजिएगा, ये बहुत सारे लोग ने शायद नहीं देखी होगी। इसके साथ साथ SDG इंडिया इंडेक्स नामक कोई चीज़ होती है क्या, थोड़ा सा वो देख लीजिए। तो इसमें SDG से रिलेटेड कोई इंडेक्स आता है क्या, और उसमें आता भी है तो इंडिया की रैंक क्या है, मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, ये मिस आउट मत करिएगा। इसके बाद और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ODOP, ये तो आपको याद करना ही है और सब करेंगे भी होपफुली। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का डॉक्यूमेंट आप पूरा याद नहीं कर सकते तो अगर इसके स्निपेट्स आपको मिल गए हैं तो आप यूज़ करिए और एल्स उसको जाने दीजिए, इसके पास ऑप्शन नहीं है आपके पास। ODOP आप मध्य प्रदेश का ज़रूर करिएगा। और इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें IPR बोला गया है, MP से रिलेटेड IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए मध्य प्रदेश में पेटेंट्स उतने ज़्यादा नहीं फाइल होते हैं, कॉपीराइट उतना ज़्यादा फाइल नहीं होता, GI बहुत ज़्यादा हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, तो आप GI तो याद करिए, लेकिन आप थोड़ा सा आगे जाइए और IPR एज अ टॉपिक पढ़ के देखिए। IPR में पेटेंट्स आते हैं, कॉपीराइट्स आते हैं, GI आते हैं, इनकी कौन सा एक्ट इनको गवर्न करता है, कौन सी मिनिस्ट्री इनको जो है इनके ये कवर करेगी, और इनकी वैलिडिटी कितनी होती है। पेटेंट्स क्या 10 साल के लिए होते हैं या लॉन्ग पूरे लाइफ टाइम के लिए होते हैं, GI कितने साल के लिए होते हैं, कॉपीराइट कितने साल के होते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पूछ लें। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं जैसे ट्रेंड्स की बात करते हैं, अगर MP पे ट्रेंड्स आ रहे हैं क्वेश्चन में तो 3 ट्रेंड्स पूछेंगे, वो एग्रीकल्चर के ट्रेंड्स, इंडस्ट्रीज़ के ट्रेंड्स, सर्विसेज के ट्रेंड्स। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा, इसको मिस आउट मत करिएगा। और जो बेसिक फैक्ट हैं MP के बारे में, जैसे MP का GDP कितना था, फिस्कल डेफिसिट कितना रखा है उनने, बस ये दो भी आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अगर हम इंडिया की ज्योग्राफी की बात, इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में आपका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो पहले उनने वही बात कही है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल सकता है। इकोनॉमिक सर्वे का जो इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट है वो आपको कोई भी साइट पे कोई भी कोचिंग की साइट पे इजीली अवेलेबल है। इसके साथ यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। क्या क्या लिखा गया है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब भी RBI आए नाम लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी का। पिछले साल का एक क्वेश्चन था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड SLR से एक क्वेश्चन था। तो जैसे ही आप RBI का नाम सुनेंगे आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी को आप डिवाइड करेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स में, अभी तक आपने पढ़ा भी होगा। फिर आप देखेंगे जैसे वो सिंपल से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो जो SLR वाला क्वेश्चन था वो तो टफ क्वेश्चन था, लेकिन अगर जैसे बनाना है एक क्वेश्चन में तो सपोजिंगली मैं पूछ सकती हूँ MSF का फुल फॉर्म क्या है, MSF जो एक क्वांटिटेटिव टूल है उसका फुल फॉर्म क्या है, SDF का फुल फॉर्म क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने मेंबर्स होते हैं, तो आप ये बात कर सकते हैं। सिमिलरली बेसिस पॉइंट, कितने बेसिस पॉइंट जो होता है उसमें उसकी यूनिट्स क्या हैं, 100 यूनिट का होता है, 50 यूनिट का होता है, 25 यूनिट का होता है, उसका यूनिट क्या है। तो ये जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है।
इसके बाद अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स की बात हुई है। कमर्शियल बैंक्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं पूछेंगे कि एसबीआई का हेड कौन है, ये सब कौन है, वो नहीं पूछेंगे होपफुली। सेबी की बात करते हैं। सेबी की अगर हम चीज़ देखें तो जो सेबी है, सेबी में आपको ये पता होना चाहिए कि कब बना, किसकी रिकमेंडेशन से बना, स्टैट्यूटरी पावर्स कब मिली, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs, NBFI, और इसी NBFI के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस में नाबार्ड आता है, नाबार्ड आ गया, एग्जिम आ गया, सिडबी आ गया, ये सब आते हैं। तो इनके बारे में बस आपको एस्टैब्लिशमेंट ईयर, उनके हेडक्वार्टर्स पता करने हैं, और कुछ आपको यहाँ पर नहीं पता करना। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में ये सब हो गया, और इसके साथ साथ जो आते हैं थोड़े से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात आती है, जैसे G20, सार्क और एशियान। पिछली बार क्वेश्चन था कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 कब हुई। अब आ सकता है कि G20 में 21st मेंबर कौन है, G20 में सोवरेन कंट्रीज कितनी हैं और इंटरनेशनल बॉडीज कितनी हैं, सार्क की सैटेलाइट कब लॉन्च हुई, सार्क का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और क्या सार्क के अंदर कोई मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन हुआ है क्या, अगर हुआ है तो कितने मेंबर्स हैं। एशियान, क्या अभी सिर्फ एशियान में 10 ही मेंबर्स हैं, क्योंकि कोई 11वां मेंबर ऐड हुआ है क्या, वो 10 मेंबर्स ही कौन है या 11 मेंबर्स ही कौन है। G20 में जो मेंबर्स हैं वो कौन है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है G20 में। तो अगेन इसको आप वर्ल्ड मैप का यूज़ करके आप इसको बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस आपके लिए डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैं बताया था G20 की फर्स्ट समिट कहाँ हुई। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये जो SLR वाली चीज़ है, क्वेश्चन टफ था, मुश्किल था ये वाला क्वेश्चन करना। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, इसमें इकोनॉमिक कंसेप्ट लगेगा अगर किसी को BOP एंड पब्लिक डेट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो तो। अब जिसको पब्लिक डेट पता है उसको ये भी पता है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल पब्लिक डेट है वो बहुत कम है, दूसरी कंट्री के मुकाबले कम है। तो ये जो दो ऑप्शंस आ रहे थे 26.3 और 30, तो एक्सट्रीम पॉइंट जा रहा था, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में इतना इंटरनेशनल डेट नहीं है। तो अगेन 50-50 ऑप्शन आता, या तो 15.8 होता आंसर या तो 18.6 होता। इसमें आप 50-50 पे जाते। और जितना मुझे याद था कि 20% जाने वाला था एक पॉइंट में कोरोना के टाइम पे, इसलिए 18.6 में आंसर मार्क करके आती, जो सही निकलता। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया, आपने कंसेप्ट का यूज़ किया है, और कम से कम आपने आपके जो चांसेस आपको 50-50 करे हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको लग रहा है ये बेयर फैक्ट्स हैं, बेयर फैक्ट्स में भी कंसेप्ट छुपा है जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक और कंसेप्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस कितनी फैक्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन होता है अगर देखा जाए तो। अब देखिए 10% फैक्ट्रीज मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा है। 10% समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता तो ये घटता। लेस देन 1% होता तो ये तो बेइज्जती टाइप होती। पहली चीज़, MPPSC खुद अपनी मध्य प्रदेश की बेइज्जती क्यों करवाएगा लेस देन 1% लिख के। दूसरा, हमारे पास बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसा नहीं हमारे पास अच्छी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, बस हमारे पास कोल में अच्छी इंडस्ट्रीज़ है, BHE अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बहुत सारे हैं। तो लेस देन 1% नहीं बच रहा है, या तो 2% या तो 5%। अगेन आप 50% पे आए हैं, लेकिन हमें पता है कि मध्य प्रदेश की जो GDP है वो मेरे ख्याल से 13 लाख करोड़ है, और इंडिया की जो GDP है वो करीबन 300 लाख करोड़ के अराउंड है, 296 लाख करोड़ है। तो 5% भी बहुत ज़्यादा हो रहा है उसका कंट्रीब्यूशन। तो अगेन आई वुड हैव गॉन फॉर 2%। ये भी हम ये तुक्का नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर। दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंसेप्चुअल येट अ स्मार्ट गेस जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ पर जो आएगा वो आपको यूज़ करना है आपकी इकोनॉमिक नॉलेज को थोड़ा सा। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम और इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है उसको कंपेयर किया गया है। पहले तो ये ऑप्शन ही हटा दो, कंपैरिजन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिजन नहीं होता तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होती, तो ये तो गलती है। पर कैपिटा ऑफ मध्य प्रदेश इज़ इक्वल टू दैट ऑफ इंडिया, नहीं हो सकता। अब जैसे पर कैपिटा ऑफ मध्य प्रदेश में मैंने जैसे बताया कि मध्य प्रदेश की जो आपकी वो आती है GDP वो 13 लाख करोड़ के अराउंड है, और
इंडिया की जो जीडीपी है वो 296 लाख करोड़ है। तो कहीं से कहीं तक भी जो पर कैपिटा इनकम है, अगर, क्योंकि आप पर कैपिटा इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। माना जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इंडिया मध्य प्रदेश से, बट मध्य प्रदेश इज ऑल्सो द 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज। सो इतना भी नहीं होगा कि भैया वो आउटपार ही कर जाए इंडिया को। तो पर कैपिटा इनकम ऑफ मध्य प्रदेश विल बी लेस देन ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन सही रहा वो। यहाँ पर इकोनॉमिक कंसेप्ट है विच हैज़ टू बी यूटिलाइज, और वहाँ पर यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपकी ये कंसेप्चुअल नॉलेज इतनी स्ट्रांग नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यूनिट 7 और यूनिट 9 को क्लब करते हैं। यूनिट 7 और यूनिट 9 मेरे हिसाब से अब ये स्कोरिंग हो चुकी है। उसका रीज़न, मार्केट में सोर्सेज की अवेलेबिलिटी अच्छी है, मार्केट में सोर्सेज की अवेलेबिलिटी अच्छी है। सो मेरा यहाँ पर सजेशन सिर्फ इतना होगा, आप जितना ज़्यादा इसको रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करिए, और कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं उनके एमसीक्यूज को आप सॉल्व करिए। कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं ये हैं गीक्स फॉर गीक्स, यहाँ के क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। दूसरी है आपकी सैंड फाउंड्री, ये दोनों भी कर लें तो वैसे आपका सफिशिएंट है। और इसको ढूंढना कैसा है, अगर आप ऐसा सर्च करेंगे कभी गूगल पे रोबोटिक्स एमसीक्यू, या आप गूगल पे सर्च करिए, जो फर्स्ट 3 वेबसाइट्स आएंगी इनके आप एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए, और ये कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे आपके प्रीलिम्स के पेपर में। तो ये जो साइट्स हैं ये तब आप विजिट करिएगा जब आप अपनी रिवीजन बहुत बार कर चुके हैं और आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को लगाना है, तो आप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाली जो वेबसाइट्स हैं उनको विजिट ज़रूर करिएगा। यूनिट 7 और यूनिट 9 में क्योंकि सोर्सेज बहुत अब तो सोर्सेज जो हैं अच्छे सोर्सेज आ चुके हैं, तो जो भी सोर्स है आप उसको रिवाइज करते जाइए मल्टीपल टाइम्स। बस यूनिट 7 में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जिनका ध्यान रखिए। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का रोल नेग्लिजिबल है, तो प्लीज़ नॉन साइंस वाले जो बच्चे हैं वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के पीछे ना भागें, छोड़ सकते हैं। पॉल्यूशन में डिसीजेस, एक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस, इनका ध्यान रखिए। जहाँ भी पोल्यूशन होगा, कोई सा पोल्यूशन है तो कौन सा पोल्यूशन से कौन सी डिसीज़ हो रही है आपको पता होना चाहिए, एक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस। इन्वायरमेंट में जो आपके इसमें लिखे हैं वर्ड्स, इकोसिस्टम लिखा है, बायोडाइवर्सिटी लिखी हुई है और इन्वायरमेंट ही लिखा हुआ है, ये अच्छे से पढ़ी है। और मेरे ख्याल से चैप्टर 14 है ऑफ 12th बायो, इसके क्वेश्चन लगाइए। अगर आपने ये क्वेश्चंस 2-3 अच्छी वेबसाइट्स हैं जैसे बायजूस है, वेदांतु है, अगर आप यहाँ से भी लगा लेंगे जो ये, क्योंकि ये 12th NCERT बेस्ड वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो एनवायरनमेंट कंसेप्चुअल आ रहा है आजकल, लेकिन इसकी जो आप कर सकते हैं इसमें वो स्कोरिंग अच्छी है, इसकी स्कोरिंग आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं इसमें। 9 यूनिट जो है वो आपकी ICT है। ICT में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स भी आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन हर साल है, साइबर अटैक से क्वेश्चन हर साल है, एक ना एक फुल फॉर्म ज़रूर पूछते हैं। पिछली बार MPEG पूछा है, इस बार हो सकता है JPEG पूछेंगे। तो ये कुछ पर्टिकुलर ट्रेंड्स है जो आपको एनालाइज करके मैं आपको बता रही हूँ, और आप उस पर ज़रूर फोकस करिएगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब यहाँ लॉजिक लगेगा, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। आयोडीन हमें पता है न्यूट्रिशन है, आयोडीन नहीं होगा तो गोइटर हो जाएगी। आयोडीन हमें पता है ज़रूरी है, आयरन हमें पता है नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा। 2 ऑप्शन बचते हैं, फ्लोरोसिस एंड ओरल हेल्थ। इन दोनों में से ऑप्शन होना चाहिए जो नेशनल न्यूट्रिशन में इंक्लूडेड नहीं है। आई वुड हैव गॉन फॉर डी। MPPSC ने दोनों माना है, बी भी माना है, डी भी माना है। इसको आप बोल सकते हो हमने कैसे सेलेक्टिवली ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा रिकॉग्नाइज नहीं है। 24 का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये वाला, नॉट अ ग्लोबली एक्सेप्टेड, या 24 का क्वेश्चन है ये। और सेम क्वेश्चन एक 23 में आया था, इनमें से कौन सा एक हॉटस्पॉट है।
हॉटस्पॉट पूछा था जिसमें आप ऑप्शन वेस्टर्न घाट्स दिए हुए थे, ईस्टर्न घाट्स दिए हुए थे, डेजर्ट दिया हुआ था अपना, एंड डेक्कन प्लेटू दिया हुआ था। और क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा हॉटस्पॉट है, हमें पता है वेस्टर्न घाट्स। 24 में क्वेश्चन आ गया, नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया कौन सा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, जो नारो हिल्स इसका आंसर है। रेपिटिशन अगेन हमें देखने को मिला है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन आपको कभी बुक में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट लगाना है कि पहले सॉइल प्रिपरेशन होगी, सॉइल की प्रिपरेशन होगा, फिर आप जो सीड्स होंगे उसको सो करोगे, फिर उसका इरिगेशन करोगे सीड्स के ऊपर, और फिर जो है हार्वेस्टिंग होगी। बेसिक क्वेश्चन, दिमाग यूज करना है, कुछ नहीं। हो गया ये वाला। लास्ट ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, लास्ट यूनिट आपकी। ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश में एक स्ट्रैटेजी अपनाई है, डिवाइड एंड रूल। क्या है डिवाइड एंड रूल? पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो 10th यूनिट का सिलेबस है, यूनिट 10 को डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और सेपरेट कर दीजिए यूनिट्स को। जैसे आप एक टॉपिक बना सकते हैं, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स। तो एक पेज में मैप बनाइए एमपी का और सारी ट्राइब्स को ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन आ गया था धिम्मा ट्राइब जो है वो कहाँ की है, तो ये आपको ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक आपका टॉपिक लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सो एक पेज में सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख लीजिए। एक पेज में पूरा गोंड लिख लीजिए, गोंड की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी कल्चर है वो लिख लीजिए। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू एक्चुअली ब्रेक डाउन दिस यूनिट 10 को ब्रेक डाउन कर दीजिए। और रिवाइज कैसे करना है, कोशिश करिए रिवाइज आप मैपिंग के मैप यूज बहुत करिए यहाँ पर, और मैपिंग करेंगे तो ईजी रहेगा। और सेपरेट कर दीजिए, सारी ट्राइब्स को आपस से हटा दीजिए। तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। यूनिट 10 लेंदी है, याद करने में टफ है, लेकिन अगर याद हो गई तो स्कोर करने की जो एबिलिटी है वो यहाँ पर आपकी बढ़ जाएगी। जो इस सेशन को कंक्लूड करने से पहले 3 चीज़ें जो मैं आपको बोलना चाहूँगी जो इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। पहला है, फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो क्वेश्चंस सबके सही हैं, वो आपके सही होने चाहिए, और एल्स आपकी जो स्कोर करने की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। इसलिए यू हैव टू इंश्योर कि सारे क्वेश्चंस जो सबके सही हैं वो आपके सही होने चाहिए। दूसरा, सेकेंड पॉइंट है, नेवर इग्नोर द बेसिक पार्ट। लोग आज क्योंकि पीएससी में कट ऑफ बढ़ गया है, पेपर टफ आ रहे हैं, तो हम लोग 3rd लेवल ऑफ नॉलेज पढ़ लेते हैं और 1st लेवल ऑफ नॉलेज जो है उसको रिवाइज करना भूल जाते हैं। ये गलती मत करिएगा। ये गलती करेंगे तो वही वाली चीज़ हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट जो बेसिक नॉलेज होती है वो बहुत लोगों की स्ट्रांग होती है, वो सही कर देंगे, आप गलत कर देंगे। तो हमेशा जो बेसिक नॉलेज है दैट शुड ऑलवेज बी करस्पॉन्डेड विद अ हाई लेवल नॉलेज। एंड 3rd चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज स्टिक टू योर नोट्स। इस टाइम पे क्वेश्चंस इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास है जस्ट रिवाइज करिए और रिवाइज करते रहिए, और जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस सॉल्व करिए प्रीलिम्स में जाके, एग्ज़ाम में जाके। और जो नहीं पढ़ा है, क्वेश्चंस हमें नए दिख रहे हैं, वहाँ जाके हमें ये नहीं हो गया मैंने पढ़ा ही नहीं है। अभी हमने देखा है कि अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली अपना दिमाग यूज़ करेंगे, कंसेप्ट्स लगाएंगे, तो वो क्वेश्चंस जो आपने कभी पढ़े भी नहीं हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यू हैव टू बी वेरी काम, और तभी जाके जो आपका प्रीलिम्स है आप वहाँ पर इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे। सो विद दिस आई एंड दिस सेशन। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।